इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में मोड्स ऑफ एंट्री क्या क्या हो सकते हैं, कि इसके अंदर अपन कैसे एंटर कर सकते हैं। ये हो सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर्स एंड होली ओन्ड सब्सिडरीज। इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग में क्या होता है? एक्सपोर्टिंग यानी कि सेंडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम होम कंट्री टू अ फॉरेन कंट्री। इंपोर्टिंग होती है परचेज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड ब्रिंगिंग देम इनटू वंस होम कंट्री। एक्सपोर्ट मतलब यहाँ का सामान वहां भेजना, इंपोर्ट मतलब वहां का सामान यहाँ लेकर के आना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है? दो फर्म्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में एक मिडलमैन भी इन्वॉल्व रहता है। ओके, बात करेंगे इनके एडवांटेजेस के बारे में। इजीएस्ट वे टू एंटर इनटू इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में तुम्हें एंटर करना इजीएस्ट तरीका है, अपने सामान को एक्सपोर्ट करना चालू कर दो, बहुत ही सिंपल। कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव, काफी कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव है। तुम बस दूसरी कंट्री में दूसरी कंपनी से बातचीत करो, कॉन्टेक्ट करो ऑनलाइन किसी भी मेथड से, उसके बाद अपना सामान भिजवा दो वहां पर। काफी आसान है बाकी मेथड्स के कंपैरिजन में। ये है मुश्किल, मतलब टेढ़ा काम है। तुमको सामान बना के पैक करवा के और एक्सपोर्ट करवाओगे, पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर होगा, वहां पर उनको इंपोर्ट प्रोसीजर पूरा देखना पड़ेगा, उसके बाद जाकर मुश्किल से वहां सामान पहुंचेगा, फिर पेमेंट आएगा। बट बाकी मेथड्स के कंपैरिजन में ये इजीएस्ट है। लेस रिस्क ड्यू टू लेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे फॉरेन में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ना। तुम्हें यहाँ से वहां भिजवाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने, थोड़ा बहुत एक्साइज ड्यूटी तो देनी है, तुम्हें यहाँ से वहां भिजवाने के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो देने, काफी सस्ता पड़ता है ये बाकी चीजों के कंपैरिजन में। है समझ रहे हो? बाकी चीजों की अपन बात करेंगे। इसके लिमिटेशंस की पहले बात कर लेते हैं। कस्टम्स एंड अदर टैक्सेस मेक द प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव एंड लेस कॉम्पिटिटिव। अब देखो, टैक्सेस वगैरह बहुत ज्यादा लगते हैं। जब तुम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बहुत सारे टैक्स लग जाते हैं, जो सामान को महंगा बना देते हैं, लेस कॉम्पिटिटिव बना देते हैं उस मार्केट के अंदर। हो सकता है उस मार्केट में जो तुम सामान भेज रहे हो वहां पर और सस्ता मिल रहा हो, कोई और कंपनी बना के बेच रही हो। नॉट फीसिबल व्हेन इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट इन द टारगेट कंट्री। जाओ हमारी टारगेट कंट्री जहां पर अपना सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर वहां पर कुछ इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि हम वहां पर सामान भेज सकें। उसके बाद एक्सपोर्टर्स आर नॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट टू द टारगेट मार्केट। जो हमारा टारगेट मार्केट है, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से यूएसए में सामान एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तो मैं रहता तो इंडिया में हूं ना दोस्त। जो यूएसए के लोग हैं, यूएसए का मार्केट है, उसको मैं ज्यादा अच्छे से नहीं जानता हूं, बहुत अच्छे से वाकिफ नहीं हूं उसको लेकर। तो जब मेरी मन में मार्केट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो मैं अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा कैसे बनाऊंगा उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद आ रही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस वेयर अ फर्म एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वन और अ फ्यू लोकल मैन्युफैक्चरर्स इन द फॉरेन कंट्री टू गेट सर्टेन कंपोनेंट्स और गुड्स प्रोड्यूस्ड एज पर इट्स स्पेसिफिकेशंस। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रोडक्ट बनवाना, मुझे मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, मैं चाइना में जाऊंगा, सीधे वहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से बात करूंगा, भाई साहब ऐसा ऐसा सामान है, ये सामान बनवाना है, बताओ कितना पैसा लोगे। तो बस मैं उन्हें अपनी डिटेल दे दूंगा, पैसे वैसे की बातचीत करके उनसे अपना काम करवा लूंगा। इसको अपन आउटसोर्सिंग भी कहते हैं, कि अपना कोई काम बाहर की किसी कंट्री में किसी और कंपनी से करवा लेना, दिस इज आउटसोर्सिंग। ये हमने पहले भी पढ़ा है पिछले चैप्टर्स के अंदर। तो ये मेजरली 3 फॉर्म्स के अंदर होता है: प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स, कंप्लीट मैन्युफैक्चर भी होता है। देखो ये चीज ना बहुत ज्यादा होती है कार्स में, मोबाइल फोन्स में, कंप्यूटर्स में, है ना, इन चीजों के अंदर काफी ज्यादा ये होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। देखो प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, मोबाइल के, कार के जो कंपोनेंट बन रहे हैं वो भी हो रहे हैं, साथ ही साथ असेंबली भी हो रही है। असेंबली तो आजकल इंडिया के अंदर भी होने लगी है। मोबाइल फोन्स की बात कर रहा हूँ, मोबाइल फोन्स की जो असेंबली है आजकल इंडिया के अंदर भी होने लगी है। साथ साथ कंप्लीट मैन्युफैक्चर भी होता है, कि पूरा प्रोडक्शन भी और असेंबली भी। इसके कुछ फायदों की बात करोगे तो इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल बिजनेस टू गेट द गुड्स प्रोड्यूस्ड विदाउट रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट इन सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज। फर्म मेक्स यूज ऑफ ऑलरेडी एक्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन द कंट्री। यानी कि अगर मुझे चाइना के अंदर कोई सामान का मैन्युफैक्चरिंग करवानी है तो मुझे वहां पे कोई खुद से प्लांट नहीं लगाना पड़ेगा। वहां पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एक कंपनी है जो बढ़िया अच्छे से उनका प्लांट लगा हुआ है, लेबर है, सब कुछ उनके पास है, मुझे सिर्फ उनको ऑर्डर देना, पैसा देना, वो काम करके दे देंगे। मेरा आउटसोर्स कर रहा हूँ अपने काम को, तो मुझे बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट नो रिस्क ड्यू टू ऑलमोस्ट नो इन्वेस्टमेंट। अब आप जब देखो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, लेबर के अंदर, तो कोई रिस्क भी नहीं है। काय रिस्क है? कोई दिक्कत ही नहीं, वो सामान बना के अपने को भेज देंगे, ठीक है, बढ़िया। लो कॉस्ट एडवांटेज टू इंटरनेशनल कंपनीज। इंटरनेशनल कंपनीज जो है उनको लो कॉस्ट का भी एडवांटेज मिल जाता है। देखो इंडिया की तो बात नहीं करूंगा मैं, यहाँ पे बात करूंगा अमेरिका की या फिर जापान की। देखो जापान की करते हैं, वो ज्यादा बढ़िया रहेगी। जापान ने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई, कुछ नया इन्वेंशन करा वहां की किसी कंपनी ने, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जापान बहुत आगे है, तो उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी नई बनाई, ठीक है, और बनवाया खूब महंगे मुंह से। अगर वो अपने ही देश के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहेंगे तो उनको वो पड़ेगा बहुत महंगा, क्योंकि वहां के लोग हैं बहुत महंगे, वहां पर लेबर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और साथ ही के साथ वहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए उनको सामान की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। लेकिन जैसे
जैसे ही वो काम आउटसोर्स कर देंगे चाइना के अंदर तो उनको भाई काम बहुत सस्ता पड़ने लगेगा। अगर मैं ऐसे एक रफ एग्जांपल दूं इंडिया के अंदर, वैसे ही मतलब हवा में बोल रहा हूं मैं ये बात, कोई सामान वो वहां पे बना रहे हैं 5,000 रुपये में, चाइना से बनवा लेंगे 5 रुपये में। मजाक लग रहा होगा लेकिन कुछ हद तक ये सच है, इतना अंतर भी आता है। फर्म गेट्स अ रेडी मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। अब देखो इसका क्या मतलब हो गया। अब मैंने क्या तुमको एग्जांपल दिया था जापान और चाइना का। जापान की उस कंपनी ने चाइना के जिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अपने सामान की मैन्युफैक्चरिंग करवाई, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग उनसे करवाई, उनको आउटसोर्स करा अपना काम, तो वो जो चाइना की कंपनी है जिसने मैन्युफैक्चरिंग करी उसको एक रेडी मार्केट मिल गया जापान के अंदर। जापान वालों ने उनको काम दिया, उनने किया, उनको एक बहुत ही मतलब तैयार मार्केट एकदम सामान बना और भेज दिया और बिक गया जाकर। तो वो जो चाइना में कंपनी थी उसको मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी कि सामान मैन्युफैक्चरिंग करूं, फिर मार्केट ढूंढूं, वहां पर लोगों को बेचूं, एडवर्टाइजिंग करूं, ये करूं वो करूं, वो वाली कंपनी देख लेगी जापान वाली। तो उनको एक मार्केट वगैरह का ये सब काम नहीं करना पड़ता, उन्हें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम है, करके सामान भिजवा देते हैं, डन। लोकल मैन्युफैक्चरर्स गेट अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बिजनेस। लोग भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाइना के लोकल मैन्युफैक्चरर्स, उनको अपॉर्चुनिटी मिली जापान के साथ बिजनेस करने में, इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए, अपने भी विजन को बड़ा करने के लिए, घर से बाहर कदम रखने का मौका उनको मिला। इसके कुछ लिमिटेशंस की बात करेंगे तो लोकल फर्म्स माइट नॉट अडहेयर द प्रोडक्शन डिजाइन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। मान लो उस जापानीज कंपनी ने इनको काम तो दे दिया कि भैया ऐसे ऐसे करके इतनी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड्स हैं जो तुम्हें मेंटेन करने प्रोडक्शन के लिए, लेकिन चाइना वालों ने कर दिए टुच्चे बने, उनने चीप क्वालिटी का माल लगा दिया सामान बनाने में। तो ऐसे में क्या होगा, वही चाइना का माल टिकाऊ तो होगा नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिस कंट्री में हम काम को आउटसोर्स कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को, हो सकता है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का सामान ना बनाएं जो हमने चाहा, जो हमने उनसे कहा था। लोकल मैन्युफैक्चरिंग फॉरेन कंट्री लूजेस हिज कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिकॉज़ गुड्स आर, यानी कि जो चाइना का मैन्युफैक्चरर है उसको जापानीज आदमी उसके सिर पे खड़ा होकर उसको बता के गया होगा, बेटा कैसे कैसे क्या क्या काम होना है, ये प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, इसकी क्वालिटी ये होगी, ये होगा, वो होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बना लियो, अपनी साइड से कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसका तो कंट्रोल चला ही गया अपने बिजनेस से, वो दूसरा आदमी वहां बैठ के कंट्रोल कर रहा है उसके खुद के बिजनेस को। लोकल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो चाइना के अंदर बैठा हुआ मैन्युफैक्चरर सामान मैन्युफैक्चर कर रहा है उस जापानीज कंपनी के लिए, वो खुद का बनाया हुआ सामान खुद से नहीं बेच सकता। उसके हाथ में इतनी फ्रीडम नहीं है कि भैया सामान मैं बना रहा हूं तो मैं बेच दूं, नहीं, ये उनके लिए सामान बन रहा है तो वहीं जाएगा और कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ होता है सब कुछ, तो ये भी एक लिमिटेशन है। इसके बाद आ रही है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजी तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा क्या होता है, KFC, मैकडोनाल्ड और क्या दूसरे कॉफी के ब्रांड का नाम हमेशा भूल जाता हूँ यार मैं, स्टारबक्स, इनका जो बिजनेस है ये फ्रेंचाइजिंग है। ये तो मैंने तुम्हें पहले एक्सप्लेन कर दिया। लाइसेंसिंग की बात करेंगे तो वो भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है कि कोई एक कंपनी जिसने अगर कोई नया इन्वेंशन किया है तो उसका जो पेटेंट है उसका एक्सेस वो किसी दूसरी कंट्री में किसी दूसरी कंपनी को दे देती है कि ये पेटेंट हमने नया सामान बनाया है, इस तरह से हम इसे बना रहे हैं, ये बनाओ, इस तरह से बनाओ और बेचो, उसके बदले हमें पैसे देते रहो, और उस पैसे को रॉयल्टी कहा जाता है, बता दूं आपको। तो जो फर्म परमिशन को ग्रांट करती है वो लाइसेंसर होती है, और जो एक्वायर करती है राइट्स को वो लाइसेंसी होती है। लाइसेंसर जो राइट्स देता है और लाइसेंसी जो लेता है, डन। अबे सॉरी ऐसे करते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करोगे, लाइसेंसर हैज टू वर्चुअली मेक नो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। जो लाइसेंसर है जो अपने पेटेंट का एक्सेस दे रहा है दूसरे कंट्री में दूसरे कंपनी को, तो उसको वर्चुअली कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, उनको बस बताना है ऐसा ऐसा ये हम ये काम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, आप भी बनाओ बेचो, बदले में हमें पैसे दे दो, रॉयल्टी दे दो, डन। इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नो लॉस ड्यू टू नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई लॉस नहीं। सिंस द बिजनेस इज मैनेज बाय लाइसेंसर हु इज अ लोकल, देयर आर लोअर रिस्क ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। लाइसेंसर ने कोई लाइसेंस दिया अपने किसी दूसरे कंट्री में बैठे लाइसेंसी को, तो वो वहीं पर बिजनेस करता है, तो उसको पता है कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, तो गवर्नमेंट का कोई भी फालतू इंटरवेंशन नहीं होगा हमारे काम के अंदर। देखो हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है दूसरे कंट्री के अंदर, है ना, अगर मैंने वो इन्वेंशन करा है, अगर मैं हूँ लाइसेंसर, तो मेरा बनाया हुआ मेरा बनेला प्रोडक्ट जो मेरा इन्वेंशन है वो बिक रहा है दूसरे कंट्री के अंदर, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, क्योंकि वहां जो आदमी उसको बेच रहा है उसे पता है कि गवर्नमेंट का क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है। लाइसेंसी बीइंग अ लोकल हैज अ ग्रेटर मार्केट नॉलेज। जो एक लाइसेंसी है जिसको अपने लाइसेंस दिया है उसको मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज है, तो मस्त सामान को बेच सकता है वो। अदर फर्म्स इन द फॉरेन कंट्री कांट यूज द ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट्स। कोई और फर्म है अगर उस कंट्री के अंदर तो वो उस ट्रेडमार्क को पेटेंट को नहीं यूज कर सकती,
क्योंकि उसके ऊपर हमारा राइट है, हमने एक्सेस दिया है एक कंपनी को, बदले में हम उससे रॉयल्टी ले रहे हैं, तब जाकर वो प्रोडक्ट बेच रही है, कोई और उसको नहीं यूज कर सकता, ये भी फायदा है। इसके बाद कुछ लिमिटेशंस की बात करेंगे तो व्हेन द लाइसेंसी बिकम्स स्किल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग, जिस लाइसेंसी को हमने लाइसेंस दिया है अपने गुड एंड किसी गुड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए, टाइम के साथ समय बीतते बीतते हमारे साथ काम करते करते वो सीख जाए हमारे तरीके को बढ़िया से और किसी दूसरे नाम से कोई दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, हमारे ही सेम टेक्निक को इस्तेमाल करके हमारे ही जैसा सेम प्रोडक्ट किसी और नाम से लॉन्च कर दे मार्केट के अंदर और उसे पेटेंट करा ले, तो ये हमको नुकसान है, क्योंकि हमारी टेक्निक थी भाई, हमने इन्वेंशन करा था, वो किसी और नाम से उसको बेच रहा है, वेरी बैड। मतलब थोड़ा बहुत चेंज वेंज करके वो उसे बेच सकता है, वो बिल्कुल लीगल है, लेकिन हमारे लिए नुकसानदायक है, फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ देगा वो और अपना काम अलग चलाएगा। ट्रेड सीक्रेट्स कैन गेट डाइवर्ज्ड टू अदर्स इन फॉरेन मार्केट इफ नॉट मेंटेन प्रॉपर्ली। अगर हमने ट्रेड सीक्रेट्स जो है अपने लाइसेंसी ने ट्रेड सीक्रेट्स, हमने जो सीक्रेट उनको बताए थे अपने इन्वेंशन के, अगर वो उसे अच्छे से मेंटेन नहीं करता तो वो उसके आसपास के और लोगों को पता चल जाएंगे और इसका नुकसान हमको होगा, क्योंकि अगेन जिसको पता चल जाएगा वो उसमें थोड़ा बहुत चेंज वेंज करके लॉन्च कर देगा अपने मार्केट में किसी और नाम से और हमसे ज्यादा पैसा छप जाएगा, तो हमको नुकसान है इसका। कॉन्फ्लिक्ट्स माइट गेट डेवलप्ड बिटवीन द लाइसेंसर एंड लाइसेंसी। हम लाइसेंसर वो लाइसेंसी, हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। हमने क्यों ऐसे बनाना था, तुमने गलती क्यों करी, मतलब अगर उसने कोई गलती कर दी तो हम उससे कुछ भी कर देंगे, फिर हमें लड़ाई भिड़ाई हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, बिजनेस को नुकसान है। इसके बाद बात कर रहे हैं जॉइंट वेंचर्स की। इट मींस एस्टैब्लिशिंग अ फर्म दैट इज जॉइंटली ओन्ड बाय 2 और मोर अदरवाइज इंडिपेंडेंट फर्म्स। यानी कि जॉइंट वेंचर एक फर्म होती है जो कि 2 या उससे ज्यादा, 2 या 3, 4 मिलकर कंपनियां मिलकर बनाती हैं एक फर्म, बस इतना ही, यही मतलब भाई इसका। इसको 3 तरीकों से बनाया जा सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग एन इंटरेस्ट इन ए लोकल कंपनी, कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है हमारी कंपनी के अंदर, कोई इंटरेस्ट बाय कर लेता है, यानी कि कुछ पार्ट उसका बाय कर लेता है और हमसे जुड़ जाता, हो गया जॉइंट वेंचर। लोकल फर्म एक्वायरिंग एन इंटरेस्ट इन एन एग्जिस्टिंग फॉरेन फर्म, हम कोई लोकल फर्म है, किसी एग्जिस्टिंग फॉरेन फर्म के पास हम जाते हैं और उसके अंदर कुछ पार्ट उसका खरीद लेते हैं या पूरा उसको खरीद लेते हैं, हो गया एक जॉइंट वेंचर। बोथ द फॉरेन एंड लोकल एंटरप्रेन्योर जॉइंटली फॉर्मिंग अ न्यू एंटरप्राइज, हम और फॉरेन एंटरप्रेन्योर मिलकर अगर कोई तीसरी कंपनी बनाते हैं, हो गया जॉइंट वेंचर। इसके कुछ फायदों की बात करेंगे। फाइनेंशियली लेस बर्डनसम टू एक्सपेंड ग्लोबली एज देयर आर 2 पार्टीज टू इन्वेस्ट। जब 2 पार्टीज हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो बर्डन कम होता है सर के ऊपर कि भाई बहुत ज्यादा पैसा लगाना है, तो दोनों मिलकर लगाते हैं तो आसान हो जाता है। इट इज पॉसिबल टू एक्जीक्यूट लार्ज प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग ह्यूज कैपिटल आउटलेस एंड मैन पावर। बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा मैन पावर जहां पर चाहिए, उन प्रोजेक्ट्स को काफी आसानी से इंप्लीमेंट करा जा सकता है, क्योंकि अगेन 2 लोग हैं, 2 कंपनीज हैं, डबल पैसा, डबल मैन पावर, मजेदार चीज एकदम। फॉरेन फर्म बेनिफिट्स फ्रॉम द लोकल पार्टनर नॉलेज ऑफ मार्केट। अब कोई फॉरेन फर्म आ रही है, अगर उसने हमको खरीद रखा हमारे कंपनी को, तो हमें तो अपने मार्केट की नॉलेज है ही ना, तो वो हमें जो मार्केट की नॉलेज है उसका इस्तेमाल हम 2 फर्म मिलकर ले सकते हैं, काफी मजेदार चीज है ये भी। इन मैनी केसेस इट इज वेरी कॉस्टली टू एंटर फॉरेन मार्केट विच इज मेड इजियर बाय जॉइंट वेंचर। कभी कभी कैसा होता है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर करना, वहां पर जाओ, जमीन देखो, खरीदो, मार्केट समझो, वहाँ पे लोगों को हायर करो, टेक्नोलॉजीज को खरीदो, बहुत अत का महंगा है ये काम। लेकिन किसी दूसरी कंपनी से हाथ मिला लो तो काफी सस्ता पड़ जाता है। फिर कुछ लिमिटेशंस की बात करेंगे। फॉरेन फर्म शेयर्स टेक एंड ट्रेड सीक्रेट्स विद लोकल फर्म व्हिच अराउजेस द रिस्क ऑफ बीइंग डिस्क्लोज टू अदर्स। अब देखो कोई फॉरेन फर्म जब आएगी, हमसे हाथ मिलाएगी, तो हमको अपने ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह भी बताएगी, क्या चीजें हम बनाते हैं, कैसे हम बेचते हैं, क्या हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, क्या क्या है हमारा सिस्टम, हाउ आवर कंपनी वर्क्स। तो वो चीजें लीक भी हो सकती है हमारी कंट्री के अंदर, तो नुकसानदायक है ये उस बेचारे बिजनेसमैन के लिए। डुअल ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फर्म्स। अब देखो डुअल ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है, हम भी मालिक, एक हम एंटरप्रेन्योर, एक दूसरा एंटरप्रेन्योर, हम दोनों मालिक हैं, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, मालिक में हूँ, मालिक में हूँ, हैं हम दोनों मालिक, लेकिन समझ रहे हो ना, इंसान तो इंसान होते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं।